आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर वास्तविक संख्या का दूसरा अध्याय यानी 1.2। इसके पहले हम 1.1 पढ़ चुके हैं और अब पढ़ने वाले हैं 1.2। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले क्या है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहेंगे? तो भाज्य संख्या वैसी संख्या को कहेंगे जो स्वयं के साथ साथ अन्य संख्या से भी कट जाए। भाज्य संख्या हम वैसी संख्या को कहेंगे जो स्वयं के साथ साथ अन्य संख्या से भी कट जाए। जैसे कि हम लेते हैं यहाँ पर जो ये 4 है, और क्या है भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या कैसे है? ये जो 4 है, ये 4 जो है ये खुद से तो कट ही रहा है, खुद से तो कट ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ अन्य संख्या से भी कट रहा है। 2 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। जो 4 हमारा भाज्य संख्या है वो 4 से तो कट ही रहा है, उसके साथ साथ 2 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है। इसी कारण 4 को हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। उसके बाद हम 6 ले लेते हैं। 6 भी हमारा क्या भाज्य संख्या है। कैसे 6 भाज्य संख्या? तो जो 6 है वो खुद से तो कट ही रहा, स्वयं से तो कट ही रहा। 6 जो है 6 से कट ही रहा, उसके साथ 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 4 से नहीं सॉरी, और 1 से भी कट रहा है। 6 जो है हमारा भाज्य संख्या है। क्यों भाज्य संख्या? क्योंकि वो 6 से कट रहा, स्वयं से कट ही रहा है, 2 से भी कट रहा, 3 से भी कट रहा और 1 से भी कट रहा है, इसलिए क्या हो गया भाज्य संख्या। और दूसरा क्या अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे, वैसा संख्या जो एक और स्वयं से कटे, इसके अलावा और किसी से नहीं कटेगा। जैसे कि हम लेते हैं 1। 1 जो है केवल 1 से ही कट रहा है और स्वयं से ही कट रहा है। 2 ले लेते हैं। 2 जो है 2 स्वयं से ही कट रहा है और इसके अलावे 1 से कट रहा है, बाकी और किसी से कट रहा नहीं, तो ये हो गया अभाज्य संख्या। जैसे कि 11 लेते हैं। 11 जो है खुद से कट रहा है और 1 से कट रहा है, इसके अलावा और किसी से कट रहा नहीं, तो ये हो गया अभाज्य संख्या। अब चलते हैं गुणनखंड। गुणनखंड क्या है? गुणनखंड का मतलब क्या होता है? तो आते हैं गुणनखंड। कोई भी संख्या अगर गुणा के रूप में लिखा हो, जैसे कि 2 गुने 3 गुने 4 गुने गुने 8, ये सब ये रूप में लिखा हो, कोई भी संख्या ये रूप में लिखा हो, जिसको हम कहते हैं गुणनखंड। कोई भी संख्या हो गुना मल्टीपल के रूप में लिखा हो तो उसे हम कहेंगे गुणनखंड। और गुणनखंड 2 प्रकार का होता है, भाज्य गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड। हो गया। गुणनखंड हम किसे कहेंगे? जो गुना के रूप में लिखा हो उसे क्या कहेंगे? गुणनखंड कहेंगे। जैसे कि 2 गुने 3 गुने गुने 4 गुने 5 8, ये सब जितना भी लिखल रहेगा ये सब गुणनखंड कहेंगे। और गुणनखंड 2 प्रकार का, भाज्य संख्या का गुणनखंड और एक अभाज्य संख्या का गुणनखंड, यानी भाज्य गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड। भाज्य गुणनखंड किसे कहेंगे? वैसा गुणनखंड जिसमें केवल भाज्य संख्या ही हो, वैसा गुणनखंड जिसमें केवल भाज्य संख्या ही हो उसे हम कहेंगे भाज्य गुणनखंड। जैसे कि ये जो गुणनखंड है इसमें जो संख्या 4 क्या भाज्य, 6 भाज्य संख्या, 8 भाज्य संख्या, 12 क्या भाज्य संख्या, इसीलिए इसको हम कहेंगे भाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड किसे कहेंगे? अभाज्य गुणनखंड किसे कहेंगे? जिसमें केवल अभाज्य संख्या हो। जैसे कि देख लेते हैं 2 क्या अभाज्य संख्या है, 3 क्या अभाज्य संख्या है, 7 क्या अभाज्य संख्या है, 5 क्या अभाज्य संख्या है, इसलिए इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब आगे बढ़ते हैं अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे क्या अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या है, ये क्या कहता है। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय कहता है किसी भी भाज्य संख्या का अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। यानी कहने का मतलब कोई भी हम भाज्य संख्या ले लेते हैं उसका गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य संख्या ही आएगा। जैसे कि हम यहाँ ले लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। ये जो 44 है, 44 हमारा क्या है? 44 हमारा है एक भाज्य संख्या। 44 क्या है? एक भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 44 ढेर सारा से कट रहा है, 2 से कट रहा है, फिर 2 से कट रहा है, 11 से कट रहा है और 1 से भी कट रहा है, इसलिए क्या है भाज्य संख्या। लेकिन जब इसका हम गुणनखंड किए
तो कितना है, 2 × 2 × 11 × 11, ये सब जो आया ये सब क्या है, अभाज्य संख्या। दो क्या अभाज्य संख्या है, ये दो क्या अभाज्य संख्या, ये 11 क्या अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या का जब हम गुणनखंड किए और गुणनखंड के रूप में जो आया वो क्या है, अभाज्य संख्या आया। यही अंक गणित का आधारभूत प्रमेय कहता है कि किसी भी भाज्य संख्या का गुणनखंड करेंगे तो वो जो गुणनखंड आएगा वो सब अभाज्य संख्या के रूप में रहेगा। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे। अब जो संख्या दिया हुआ है 140, 156, 38, 25, 50, 05 या 74, 29, ये सबको किस रूप में लिखना है, ये सबको गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो अभी हम सिखाए थे ना अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, उस रूप में लिखना है। देखिए पहला क्वेश्चन 140, 140 को लिखना क्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए पहले ये फॉर्मेट में सजाते हैं, उसके बाद भागा देते हैं। किसका अभाज्य गुणनखंड निकालना, 140 का ना, 140 को भागा देंगे सबसे छोटी संख्या से। सबसे पहले छोटा संख्या यूज करेंगे, पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, यानी बढ़ते क्रम में जाएंगे। सबसे पहले छोटा संख्या यूज करना है। तो सबसे पहले छोटा संख्या क्या आएगा, एक, तो एक से लगा नहीं सकते हैं। उसके बाद दूसरा संख्या क्या आएगा, 2, 2 से लगाएंगे तो यहाँ कितना आएगा, 7 दूनी 14 और 1 0, ये आगे कितना 70। उसके बाद फिर 70 को 2 से भागा देंगे, फिर जो ये 70 आया, ये 70 को फिर से 2 से भागा देंगे, तो इस बार कितना आएगा, 3 दूनी 6, हाथ में 1 और ये 0 बचा। अभी लग गया 5 बार में, 2 बचे 10। इस बार जब 2 से लगाए तो अभी आया कितना 35, और फिर ये 35 को फिर से भागा देंगे। 35 जो आया 35 को फिर से भागा देंगे। अब 2 से भागा दे दिए, 35 2 से कटेगा नहीं, कटेगा, तो उससे अब आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटा वाला से 2 उससे हुआ, उसके बाद अब 35 जो है 2 से नहीं लग रहा है, 2 से नहीं लग रहा, तो अब उससे थोड़ा आगे एक स्टेप बढ़ेंगे। 3 से लग रहा 35 नहीं लग रहा, तो उसको भी छोड़ देंगे। फिर एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, 4 से लग रहा 35 नहीं लग रहा, तो फिर उसको छोड़ देंगे। फिर देखिए 5 से लग रहा 35, तो हाँ 5 से लग रहा, तो 5 से लगाएंगे, कितना आएगा 7। अभी कितना आ गया 7 आ गया, और फिर 7 को लगाएंगे तो 5 से लगेगा नहीं, 4 से भी नहीं, 3 से नहीं, 2 से लगेगा, लगेगा 7 क्या, तो 7 से ही लगेगा, तो 7 से लगा देंगे तो इस बार कितना आएगा 7 आएगा एक बार में। यहाँ आ गया 1, ये हो गया गुणनखंड। गुणनखंड में भी क्या अभाज्य गुणनखंड। 140 मेरा भाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड किए तो आया कितना 2, 2, 5, 7, और ये जो गुणनखंड किए हैं कैसे समझते हैं, इतना हम जो ये गुणनखंड किए ये, अब इसको लिखना कैसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। अभी इसके पहले बताया था अभाज्य गुणनखंड किसको कहते हैं। 140 का ये जो अभाज्य गुणनखंड हुआ, लिखेंगे 140 बराबर इसका अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है, तो ये सब नहीं लिखना है, ये सब नहीं लिखना है, यहाँ पे सिर्फ ये साइड वाला लिखना है, 2, 5, 2, 5, सॉरी 2, 2, 5, 7 और 1, सिर्फ ये साइड वाला लिखना है। 140 लिख के बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 गुने 1, ये हो गया हमारा आंसर। उसी तरह से दूसरा देखते हैं, 156 का निकालना है हमको। 156 का क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। तो पहले 2 से लगाएंगे तो 78 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 39 आएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 13 आएगा, और इस बार फिर 13 से लगाएंगे तो 1 आएगा। क्या बोले, सबसे पहले छोटी संख्या से लगाना है, तो सबसे छोटी संख्या क्या 2, तो 2 से 56 लग जा रहा था इसीलिए लगा दिए, लग गया तो कितना आया 78 आया, और 78 देखते हैं 2 से लगता है, तो हाँ 2 से लग जाता है, कितने बार में 39 बार में, तो 39 लिख दे। उसके बाद देखते हैं जो 39 आया, ये क्या 2 से लग रहा, तो नहीं लग रहा, तो एक स्टेप जस्ट आगे बढ़ेंगे, एक स्टेप यानी 3 से लग रहा, तो हाँ लग रहा, तो लगा दे, कितने बार में आया 13 बार में आया। उसके बाद 3 हो गया। अब देखते हैं जो 13 है 2 से लगेगा नहीं, तो एक स्टेप और, 3 से लगेगा नहीं, तो एक स्टेप और, 4 से लगेगा तो नहीं, एक स्टेप और,
ऐसे ही एक एक स्टेप बढ़ते जाना। उसके बाद देखना किससे लग रहा, तो ये जो 13 है हमारा वो 13 से लग रहा है, तो लगा दे 13 कम 13। अब आगे 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 2 3 13, 2 2 3 13, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। उसी तरह से किसका ये 38 25 है, ये 38 25, तो 38 25 है जो 2 से लगाएंगे तो नहीं लगेगा, 2 से लगाएंगे तो नहीं लगेगा, तो एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 3 से लग रहा है तो 3 से लगा दिए, कितना आया 1275, और 1275 को फिर से हम 2 से लगाने की ट्राई किए तो 2 से नहीं लगा, तो फिर एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, कितना 3, 3 से लगाए तो लग गया, कितना आया 425, और 425 को जब हम 2 से लगाए तो नहीं लग रहा, तो फिर एक स्टेप बढ़े, 3 से भी नहीं लगा, 4 से भी नहीं लगा, लेकिन जब 5 से लगाने लगे तो लग गया, तो लगा दिए, कितना आया 85 बचे 425, फिर 85 को देखे 2 से लग रहा नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं नहीं, तो 5 से, हाँ 5 से लग रहा था तो 5 से हम लगा दिए, कितना है 17 25 85, और ये जो 17 है सो 1 से लेकर 16 तक से नहीं लगेगा, डायरेक्ट ये 17 17 से ही लगेगा, तो हम लगा दिए 17 कम 17, इसका कितना हो गया 38 25 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या होगा 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17 गुने 1, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर रह गया क्या 4 और 5, 4 और 5 वो भी बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या 5005, यानी इसको क्या बोलेंगे 5005, 5005 जो है ना वो 1 से 2 से 3 से 4 से नहीं लगेगा, डायरेक्ट 5 से लगेगा, लगा दिए। आ गया 1001, 1001 जो है वो ना 6 से ना 2 3 4 5 6 से सब नहीं लगेगा, डायरेक्ट 7 से लगेगा, इसलिए 7 से लगा दिए, आया 143, और 143 जो है वो केवल 11 से लग रहा है, और किसी से 10 8 9 इस सब से नहीं लग रहा था, इसलिए हम 11 से लगा दिए, तो आया मेरा कितना 13, और 13 को एक बार में लगा 13, तो जो हमारा 5005 है, 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या है 5 7 11 और 13, आगे समझ में। उसके बाद 74 29 इसका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड की है, तो ये सब जो था 74 29, ये 74 29 जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये सबसे नहीं लग रहा था, डायरेक्ट ये 17 से लगा था, हम 17 से लगा दिए, तो 17 से लगाया तो कितना आया 437, और जो 437 था वो भी 1 2 3 4 8 15 16 से नहीं लग रहा था, यहाँ तक कि 17 से भी नहीं लगा, डायरेक्ट ये 19 से लगा था, 19 से लगा दिए, तो 19 से लगाने के बाद आया 23, और 23 जो था 23 से लग गया एक बार में, लगा दिए, तो जो हमारा 74 29 से 74 29 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है 17 19 23 और 1। शुरू से अभी तक यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, हाँ या नहीं, आ गया होगा तो चलो अच्छी बात है। अब आगे बताते हैं, अब पढ़ते हैं एलसीएम क्या है, एचसीएफ क्या है, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे लीस्ट यानी सबसे छोटा, कॉमन यानी कॉमन जनरली, और मल्टीपल यानी टेबल पहाड़ वाला टेबल। और एचसीएफ का होता है फुल फॉर्म क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा, कॉमन यानी कॉमन, और फैक्टर यानी भागा, जो संख्या जिससे हम भागा देते हैं वो भागा। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। एलसीएम का मतलब क्या होता है, जैसे कि किसमें लेते हैं 20 और 25 का एलसीएम क्या होगा, 20 और 25 का एलसीएम क्या होगा, तो ऐसे इसको हम कैसे बताएंगे, तो एलसीएम का जो ये है शॉर्ट फॉर्म, उसी में पता चल जाता है कि 20 और 25 का एलसीएम हम कैसे निकालेंगे। देखिए क्या था लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे पहले क्या करेंगे 20 और 25 का पहाड़ा लिखेंगे, मल्टीपल यानी टेबल, पहाड़ा टेबल लिख लिए, उसके बाद क्या करा कॉमन, ये दोनों में जो संख्या कॉमन रहेगा, कॉमन यानी ये दोनों में संख्या जो कॉमन रहेगा, जैसे कि यहाँ देख लेते कॉमन क्या इसमें 100, दोनों में कॉमन क्या है 100। 20 और 25 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, पहले मल्टीपल यानी टेबल यानी पहाड़ा
20 और 25 का पहाड़ा लिख लेंगे, पहाड़ा लिख लिए। उसके बाद क्या करा, दोनों में कॉमन, तो दोनों में क्या कॉमन दिखा, 100 कॉमन दिखा, और एक 200 कॉमन दिख गया। तो क्या 20 और 25 का एलसीएम 100 भी और 200 भी होगा? नहीं। उसके बाद एक और पॉइंट है, क्या, लिस्ट, यानी सबसे छोटा। और जो कॉमन आया 400 भी हो सकता है, 800 भी हो सकता है, यहाँ मिल सकता है दोनों में। लेकिन उस समय से जो कॉमन आया उसमें से सबसे जो छोटा रहेगा ना, जो कॉमन आया उसमें से जो छोटा रहेगा, सबसे छोटा, वो क्या कहलाएगा, एलसीएम। तो 100, या फिर 400 भी मिल सकता था, 800 भी मिल सकता था, लेकिन इस समय देखते तो सबसे छोटा क्या था, 100। तो यहाँ क्या हो गया, 20 और 25 का एलसीएम क्या कहलाएगा, 100। उसके बाद एचसीएफ क्या है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। 8 और 24 का एचसीएफ, तो 8 और 24 में ऐसा संख्या लेना है, 8 और 24 में ऐसा संख्या लेना है जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन हो और दोनों को भाग दे दे। तो ले लेते हैं, दो दोनों में कॉमन भी है दो, और 8 को भाग दे देगा 4 बार में, ये इसको 24 को 12 बार में भाग दे देगा। उसके बाद क्या है, 4, ये हो गया। 8 और 24 का एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन, और दोनों को भागा कौन कौन दे रहा है, फैक्टर यानी भागा, दोनों को भागा कौन कौन दे रहा है, 2 भी भागा दे रहा, 4 भी भागा दे रहा, और दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन, तो 2 भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या कहता, हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा, और जो भागा भी दे रहा है, दोनों में कॉमन भी हो रहा है, और वो सबसे बड़ा भी रहना चाहिए। तो हमारा 2 जो भागा दे रहा, कॉमन भी है, लेकिन सबसे बड़ा तो नहीं है, 4 से छोटा है। और 4 है जो भागा दे रहा, कॉमन भी है, लेकिन 2 और 4 में बड़ा कौन है, तो 4 है बड़ा। 2 और 4 में बड़ा कौन है, तो 4। तो 8 और 24 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कॉमन भागा, 2 भी है कॉमन, 4 भी है कॉमन, दोनों भागा दे रहा, लेकिन सबसे बड़ा देखना, तो 2 4 में बड़ा कौन है, 4, 4 हो गया इसका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा में। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है। बढ़िया। जो डाटा दिया हुआ उसका पहले क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, और एलसीएम एचसीएफ निकालने के बाद दोनों को गुना कर देना है। दोनों को गुना करने के बाद जो आता है, और जो एलसीएम एचसीएफ निकाले उसको भी गुना कर देना है, और देखिए कि दोनों बराबर आता है कि नहीं, वो जांच भी करना है। तो पहले देखिए क्वेश्चन नंबर पहला में है 26 और 91 का एचसीएफ एलसीएफ निकालना है। 26 और 91 का एचसीएफ एलसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले उसका भाज्य गुणनखंड करेंगे, जो कि पहले हम बताए हुए हैं। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, तो 26 का जब अभाज्य गुणनखंड किए 2 13 1, 26 का अभाज्य गुणनखंड आया कितना, 2 13 1, और 91 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 7 13 1, 91 का अभाज्य गुणनखंड 7 13 1। अब हमको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ, एचसीएफ यानी जो दोनों में सबसे बड़ा कॉमन हो, वैसे संख्या जो दोनों में कॉमन हो और सबसे बड़ा हो। तो देखते हैं, ये दोनों में ये कॉमन है और ये कॉमन है ना, 13 13, इसका एलसीएम क्या हो गया, 13। और एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ, एचसीएफ गुने बचा हुआ संख्या। एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ गुने बचा हुआ अंक। यहाँ लिखेंगे एचसीएफ और बचा हुआ अंक। तो हमारा एचसीएफ कितना आया था, एचसीएफ 13 आया था, और बचा हुआ अंक क्या है, 2 7, 2 7। इसको गुना कर लेते हैं, कितना आएगा, 26 गुने 7। आ गया, इससे हमारा 182 आ गया। अब इसकी हम जांच कैसे करेंगे, जांच के लिए क्या करेंगे, पहला संख्या गुने दूसरा संख्या करेंगे। पहला संख्या 26 गुने दूसरा संख्या 91 बराबर एलसीएम जो आया, एलसीएम मेरा कितना है, 182 आया, 182 आया, गुने एचसीएफ
जो है 13 13 उसको, अब ये दोनों को गुना करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे, बराबर आ गया तो जांच, ये हमारा जो एलसीएफ एचसीएफ का गुना था वो सही हो जाएगा। तो करते हैं 91 गुने 26, तेरह 66 आया, कितना है इसका 13 66 आया, सॉरी 23 66, 23 66। अब इसको गुना करते हैं 182 गुने 13, द्वितीय 6, आठतीय 24 के 4 हाथ में 2, 3 एकम 3, 3 2 5, 546 गुना, उसके बाद 2 8 1 6 4 2 6 8 5 13, इसका भी 23 66 आया, इसका भी 23 66 आया, यानी जो हम एलसीएम में सिर्फ निकाले वो सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, वही निकालना है 510 और 92 का एलसीएम एचसीएफ, 510 और 92 का एलसीएम एचसीएफ। तो पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो 510 और 92 का एलसीएम निकालना है, तो उसका पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जो कि हम पहले बता चुके हैं। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 5 3 17, और 92 का अभाज्य गुणनखंड 2 2 23 और 1। अब एचसीएफ निकालेंगे कैसे, जो दोनों में मिलता हो, जो कॉमन हो, तो 2 ये और ये मिल गया, 1 हुआ, चलो ये लिख दिए, और क्या मिल रहा 5 3 17, नहीं और कुछ नहीं मिल रहा। ये दोनों का एचसीएफ क्या हो गया 510 और 92 का एचसीएफ 2, तो कुछ है नहीं। और एचसीएफ बराबर क्या बताए थे, पहले एचसीएफ लिख दो, एचसीएफ लिख दिया ना, 2 2 मिल गया, और बाकी जो बच गया है इतना सारा लिख देना है, 5 गुने 3 गुने 17, फिर इधर भी बचा हुआ 1 2 और बचा हुआ, तो इसको 2 लिखेंगे, फिर 23 लिखेंगे। यो जितना गुना करके आएगा वो हमारा रहेगा एलसीएम। और जांच कैसे करेंगे, जांच करेंगे पहले इसको गुना कर लीजिए। तो पहला जांच में क्या हो जाता है, पहला संख्या गुने दूसरा संख्या, यानी 510 गुने 92 बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो एचसीएफ कितना आया 2 गुने एचसीएफ, एलसीएम कितना आया, एचसीएफ 2 लिखे, और एलसीएम कितना आया 2 गुने 5 गुने 3 गुने 17 गुने फिर 2 गुने 23। ये जो आएगा ये गुना करेंगे और ये गुना करेंगे तो बराबर आएगा। तो मेरा एलसीएम और एचसीएफ निकालने का सफल प्रयास हो गया, करके देख लीजिए आ जाएगा बराबर। उसके बाद तीसरा देखते हैं 336 और 54 का एलसीएम एचसीएफ निकालना, तो निकालने से पहले उसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जो कि हम पहले बता चुके हैं। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड आया 2 2 2 2 3 7 1, और 54 का 2 3 3 3 1 आ गया। अब इसमें देखते हैं क्या करेंगे, पहले हमको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, देखते हैं दोनों कॉमन क्या है। तो 2 मिल गया, इसका 2 लिखा गया, और कुछ है इसका 3, देखते हैं 3 मिल गया, तो 3 हो गया, और कुछ नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। इसके बाद एलसीएम क्या करते हैं, एलसीएम मतलब क्या था, पहले एचसीएफ लिख देंगे। तो एचसीएफ कितना 2 गुने 3 यानी 6, बाकी जो बच गया उसको उतार देंगे 1 2 3, यानी इसको लिख दिए, जितना बचा हुआ सब लिख देंगे, जितना बचा हुआ है ये हो गया। और जांच भी वैसे ही कर लेना है।